गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइव मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स सीटेट का दोस्तों हिंदी। ये दोस्तों हिंदी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह लैंग्वेज पेपर है दोस्तों। और इसमें दोस्तों इस पुस्तक में दोस्तों टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों वो भी आसान व्याख्या के सहित दिया गया दोस्तों। और जिसमें कि दोस्तों अभी हम लोग पार्ट 1 इसका स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों। पार्ट 1 हम लोग का चल रहा है। पार्ट 1 जैसे ही खत्म होगा दोस्तों तुरंत ये पार्ट 2 पे हम लोग आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पार्ट 1 का दोस्तों अभी तक हम लोग क्वेश्चन 260 क्वेश्चन अभी तक में दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, 260 नंबर क्वेश्चन। और आज जो दोस्तों हम लोग का होने वाला है फ्रेंड्स वो है 261 नंबर से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 261 नंबर क्या है फ्रेंड्स, ये है वाक समुदाय लोगों का वह समूह जो, वाक समुदाय लोगों का वह समूह जो। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। भाषा के प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। एक वाक समुदाय स्पीच कम्युनिटी लोगों का एक समूह है जो भाषा या बोली के लिए एक मानक भाषा यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। यह शब्द एक पड़ोस, एक समुदाय या एक क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय रचनावादी उपागम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का प्रयोग करती है। उसे अपनी कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों। कि कहानी को कंठस्थ मेमोराइज करके कक्षा में वर्णन करना, ये दोस्तों नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन कहानी सुनाने के पश्चात शिक्षिका को छात्रों से उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कहानी को बताने के लिए कहना चाहिए। कहानी के अंत का अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। कहानी के पात्रों पर विचार विमर्श के अवसर देने चाहिए दोस्तों। अध्यापिका को अपने बच्चों को कभी कभी कहानी की याद करने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह यांत्रिक विधि मन मस्तिष्क पर भार समान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के दौरान आरंभिक शब्द त्रुटि का अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है फ्रेंड्स। इसका देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बच्चे अपनी बोली गई बातों को दोहराते हैं दोस्तों, यही दोस्तों अतिशय रूप से विस्तार का उदाहरण है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, त्रुटि का अतिशय विस्तार, एक्सट्रीम स्प्रेड ऑफ एरर, अति सामान्यीकरण, ओवर जनरलाइजेशन। जब बालक एक जगह पर सीखा गया ज्ञान हर जगह प्रयोग करने लगता है तो इसे त्रुटि का अतिशय विस्तार या अति सामान्यीकरण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के किस उपागम में अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह वाक्यों के प्रतिरूपों पैटर्न्स को याद करने पर बल दिया जाता है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। संरचनात्मक उपागम दोस्तों, संरचनात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल अप्रोच दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, संरचनात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल अप्रोच। शिक्षार्थी कॉन्सेप्ट को क्रम संरचना में सीखते हैं। अर्थ के प्रति समझ बनाने की जगह पैटर्न प्रतिरूपों को याद करने पर बल दिया जाता है। यह वाक्यों के ढांचे या पैटर्न की महारत मिस्ट्री पर जोर देता है जो वाक्य निर्माण में सहायता करता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, यह दोस्तों क्या होगा फ्रेंड्स, यह आदेशात्मक उपागम होगा फ्रेंड्स। पर प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच होगा दोस्तों, आदेशात्मक उपागम होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आदेशात्मक उपागम प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, आदेशात्मक उपागम के अंतर्गत छात्रों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे आदेश दिया जाता है कि उन्हें क्या करना है। किंतु एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्र की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षक आदेश देने वाला तानाशाह की बजाय एक सुविधादाता फैसिलिटेटर है। अतः आदेशात्मक उपागम का कम प्रभावशाली शिक्षण नीति है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इससे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे अनुकूलन, एडेप्टेशन कहा जाता है। इसे एडेप्टेशन कहा जाता है फ्रेंड्स, एडेप्टेशन इसे कहा जाता है फ्रेंड्स। देखिए इसका सॉल्यूशन है दोस्तों कि अनुकूलन, एडेप्टेशन, जब शिक्षक बालकों की भाषा सीखने में कई त्रुटियों को सरल करते हैं फ्रेंड्स, और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन करते हैं। शिक्षक का इस प्रकार किया गया कार्य अनुकूलन, एडेप्टेशन कहलाता है दोस्तों। अर्थात किसी भी प्रकार के शिक्षण कार्य को छात्र के अनुकूल बनाना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित दोस्तों अर्थ आधारित गतिविधि मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आएंगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। प्रत्येक शब्द को पढ़ना, ये
ये दोस्तों अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी दोस्तों। और देखिए पाठ के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करना बिल्कुल सही है। पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करना ये भी सही है। पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत स्टोरी दूसरों के सामने सुनाना ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थ आधारित गतिविधि मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत छात्र पाठ्य सामग्री के साथ अंतःक्रिया करते हैं। छात्र पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ते हैं। पाठ्य सामग्री को पढ़कर अपने शब्दों में दूसरों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और पाठ्य सामग्री की समग्रता पर ध्यान देते हैं। और प्रत्येक शब्द को पढ़ना गहन पठन के अंतर्गत आता है। प्रत्येक शब्द को पढ़ना अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या कहलाता है दोस्तों? गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या कहलाता है फ्रेंड्स? इसका देखिए ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस दोस्तों, एरर एनालिसिस। देखिए दोस्तों त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस बालक की गलतियों का विश्लेषण करके उनमें रह गई कमियों को सुधारना अर्थात गलतियों का विश्लेषण अध्ययन त्रुटि विश्लेषण कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय भी लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों ये ऑप्शन में इसका 4 से होगा, जीवन से जुड़ाव कॉन्क्रेशन विथ लाइफ। कॉन्क्रेशन विथ लाइफ मतलब जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत का पालन कर रहा है दोस्तों। देखिए फ्रेंड, शिक्षक को सदैव शिक्षण कार्य छात्र के रियल लाइफ से जोड़कर करना चाहिए। छात्र के विचार थॉट्स अनुभव एक्सपीरियंस भाषा संस्कृति आदि को कक्षा में स्थान देना चाहिए। प्रत्येक छात्र को कक्षा में बोलने के समान अवसर देना चाहिए और अर्थात उपयुक्त प्रश्न में छात्र के संस्कृति कल्चर भाषा आदि को सम्मान दिया जा रहा है दोस्तों। अर्थात इसे शिक्षण का जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार इंटरव्यू कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, श्रवण और वाचन गतिविधि। श्रवण और वाचन गतिविधि बिल्कुल सही होगा दोस्तों। जब आप किसी को आमंत्रित करते हैं और उससे साक्षात्कार करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि आप श्रवण एवं वाचन कौशल का प्रयोग करेंगे। साक्षात्कार का अर्थ है आमने सामने बैठकर बातचीत करना, अर्थात जब आप प्रश्न पूछेंगे तो वाचन कौशल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तथा जब आप जवाब सुनेंगे तो श्रवण कौशल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे दोस्तों? किस श्रेणी में रखेंगे फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा दोस्तों, प्रतिपादक श्रेणी व्याख्यात्मक एक्सपोजिटरी राइटिंग दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन है प्रतिपादक व्याख्यात्मक प्रश्न एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। जब छात्र जानकारी को किसी फैक्ट या जानकारी को डायरेक्ट रूप से बताया जाता है, उस जानकारी के विषय में बालक को यह नहीं बताया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसे प्रश्न व्याख्यात्मक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है फ्रेंड्स? ठीक है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, भाषा यादृच्छिक रैंडम है दोस्तों। भाषा यादृच्छिक रैंडम है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, यादृच्छिक स्वतंत्र मतलब यादृच्छिक का अर्थ स्वतंत्र होता है, अर्थात भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अतुल्यकालिक अधिगम एसाइक्रोनस लर्निंग का उदाहरण है दोस्तों। क्या है दोस्तों? जैसे दोस्तों पाठ्य पुस्तक है फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक अतुल्यकालिक एसाइक्रोनस का उदाहरण है। अतुल्यकालिक अंतःक्रिया में शिक्षक और छात्र एक ही समय मौजूद नहीं होते हैं। तुल्यकालिक अधिगम एसिंक्रोनस देखिए दोस्तों, तुरंत संदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तुरंता वार्तालाप मतलब कन्वर्सेशन। नेक्स्ट देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं दोस्तों? दोस्तों ये भाषा शिक्षण को हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, ये भाषा शिक्षण के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं भाषा शिक्षण लैंग्वेज पेडागोगी दोस्तों। भाषा शिक्षण के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को भाषा पढ़ाने की शैली का ज्ञान हो दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भाषा आकलन लैंग्वेज असेसमेंट के उद्देश्य नहीं है दोस्तों। कौन सा उद्देश्य इसमें नहीं होगा दोस्तों? 3rd देखिए असेसमेंट, ये उद्देश्य नहीं होगा दोस्तों। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना,
जो कि दोस्तों इसका उद्देश्य होगा बच्चों को सीखने में मदद करना, बच्चों को सीखने के तरीके के बारे में जानना और बच्चों को अपनी गति से सीखने के अवसर देना। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आकलन असेसमेंट किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन असेसमेंट कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन के उद्देश्य आकलन के द्वारा शिक्षक को बच्चों की अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल के बारे में पता चलता है, जिससे शिक्षक उनके अनुसार शिक्षण कार्य करता है। इससे बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। बच्चों को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। आकलन करने का प्रमुख उद्देश्य बालक के अधिगम संबंधी कमियों का पता लगाकर उसमें सुधार करना, न कि बालकों को कैटेगराइज करना या तुरंत करना या तुलना करना दोस्तों। अर्थात बच्चों को उत्तीर्ण या उत्तीर्ण करना आकलन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा कौन सा पक्ष होता है फ्रेंड्स? दूसरा प्रकार्यात्मक दोस्तों, फंक्शनल पक्ष होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक के माध्यम से पता चलता है कि भाषा की संरचना कैसी है। दूसरा प्रकार्यात्मक दोस्तों, फंक्शनल होता है, प्रकार्यात्मक के माध्यम से पता चलता है कि भाषा की प्रक्रिया क्या है, अर्थात उसका प्रयोग कैसे किया जाए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषाई क्षमताओं लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन थर्ड उचित नहीं है दोस्तों कि भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है दोस्तों, ये उचित नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भाषाई क्षमताएं एक दूसरे को प्रभावित करती है, भाषाई क्षमताएं एक क्रम से नहीं सीखी जाती है और भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर्निहित इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भाषा के कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं सुबोपली, सुनना, लिसनिंग, बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग, लिखना, राइटिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये चारों भाषा के मनोवैज्ञानिक क्रम है। उत्पादक कौशल, पुनर्बलन कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल, एक्सप्रेसिव प्रोडक्टिव स्किल्स, बोलना लिखना, ग्रहणात्मक कौशल, रिसेप्टिव स्किल्स, पढ़ना सुनना। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सप्रेसिव प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होगा दोस्तों? ये बोलना और लिखना। ये दोस्तों उत्पादक कौशल या पुनर्बलन कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं इसको। और ग्रहणात्मक कौशल क्या होगा दोस्तों? पढ़ना और सुनना, ये ग्रहणात्मक कौशल होगा दोस्तों। भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं दोस्तों, अर्थात भाषा के कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में सिखाने की अनुशंसा की जाती है दोस्तों। अतः भाषाई क्षमताएं एक क्रम में सीखी जाती हैं, यह कथन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं, विद्यार्थी प्रथम भाषा जो सीखते हैं दोस्तों, ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट में दोस्तों ये सीखते हैं दोस्तों। बालक अपनी प्रथम भाषा मातृभाषा का सदैव अपने आसपास के वातावरण से अर्जन करते हैं। और प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य शिक्षार्थी समाज के साथ अंतःक्रिया करके संप्रेषण के माध्यम से प्राकृतिक रूप से भाषा सीखते हैं दोस्तों। अर्थात अर्जन का तात्पर्य बिना किसी एफर्ट्स के भाषा सीखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता या सुनाती है और विद्यार्थी से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है, यह किस प्रकार की गतिविधि है फ्रेंड्स? यह दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुभव आधारित क्रिया का ये उदाहरण है फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटी का उदाहरण है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जब शिक्षिका आधी कहानी सुनाने के पश्चात छात्रों से कहानी वो पूर्ण करने के लिए कहती है, तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षिका बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहती है। इस प्रकार के प्रश्नों में बालक अलग अलग दिशाओं में सोचकर अपने अनुभव के आधार पर कहानी को पूरा करते हैं, अर्थात इस प्रकार की गतिविधि अनुभव आधारित गतिविधि कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहती है, यह पेंसिल नीली है। फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहती है कि दोस्तों ये पेन लाल है। फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपने जेब में डालते हुए कहता है, मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपने जेब में रख रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन कर रहे हैं फ्रेंड्स? ये होगा परिस्थिति आधारित उपागम, सिचुएशन बेस्ड अप्रोच दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है परिस्थिति आधारित उपागम सिचुएशन बेस्ड अप्रोच के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को परिस्थिति के अनुसार पढ़ाते हैं, अर्थात शिक्षक परिस्थिति विशेष के अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति के अनुसार बालक को परिस्थिति के अनुसार वास्तविक जीवन से जोड़कर भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे बच्चे सहज रूप से भाषा सीख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि विज्ञान फोनोलॉजी के 5 अवयव कंपोनेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों,
ये बालाघात है दोस्तों, लहजा है, संयोजन है, और विहंग दृष्टि ये स्किम्स नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव, एक स्वनिम फोनिम है, शब्दांश संरचना सेलेबल स्ट्रक्चर है, बालाघात लहजा शैली तरीका है, और संयोजन विहंत दृष्टि स्किमिंग ध्वनि विज्ञान का अवयव है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है दोस्तों, यह पठन का उपकौशल है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर 4 बेहतर उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हेतु, ये दोस्तों ये हेतु पढ़ना, बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना, ये पठन पढ़ने का उपकौशल नहीं है दोस्तों। देखिए ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, ये बिल्कुल सही है। पाठ सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, ये सही है। निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, ये भी दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने के उपकौशल सब स्किल ऑफ रीडिंग, पाठ सामग्री सूचना हेतु ध्यान से देखने का कौशल, लिखित या मुद्रित शब्दों को पढ़कर उनका भाव ग्रहण करने तथा भाव का वर्णन करने का कौशल, ऊंचे स्वर में पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल, भाषा की संरचना समझने का कौशल, और निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ने को कौशल, और कविताओं कहानियों को चित्रों के आधार पर अनुमान लगाकर पढ़ने का कौशल, कठिन प्रत्ययों को रोचक बनाने का कौशल, संदर्भ के संरचनात्मक व नकारात्मक दोनों पहलुओं का ज्ञान करने का कौशल, पढ़ते हुए भावात्मक संबंध बनाने का कौशल, अथवा बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ने का उपकौशल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 में इनका निर्माण मतलब कि दोस्तों मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में बोल रहा है, तो इनका निर्माण निर्धारित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है, सही है दोस्तों। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आती है, बिल्कुल सही है। ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं, ये सही है। और ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं, ये दोस्तों गलत है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मानदंड संदर्भित आकलन, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, मानदंड संदर्भित आकलन में एक छात्र कैसे करता है इसके बारे में शिक्षक के निर्णय उन मानकों एवं मानदंडों पर आधारित होते हैं जो पूर्व निर्धारित होते हैं। इनका निर्णय सुनिर्धारित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट इस श्रेणी में आती है। ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं, किंतु ये परीक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा सिखाने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। मानदंड संदर्भित आकलन संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 3 के अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इन शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है दोस्तों। ये दोस्तों दृश्य होगा फ्रेंड्स, दृश्य। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षार्थी की 3 प्रकार की अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल है दोस्तों। एक दृश्य विजुअल, दूसरा श्रव्य ऑडियो, और थर्ड है दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल। अर्थात छात्र जब कोई जानकारी मौखिक रूप में न लेकर लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं, इसका अर्थ है कि छात्र देखकर पाठ्य सामग्री अधिक समझता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन इन्हांसमेंट पर काम कर रहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन दोस्तों थर्ड सही हो जाएगा, वाचन पे दोस्तों, वाचन पे। देखिए, रोल प्ले के माध्यम से छात्र समूह में विचार भावनाओं आदि को व्यक्त करते हैं, अनौपचारिक तरीके से संप्रेषण करते हैं, परिस्थिति विशेष के अनुसार अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे वाचन कौशल अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। अर्थात रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य छात्र के वाचन कौशल का संवर्धन करना है। शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। शिक्षार्थियों के लिए किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर दोस्तों ये कर सकते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है, लेखन कौशल में यह देखा जाता है कि बालक अपने विचारों को कितने रचनात्मक तरीके से व्यक्त करता है। लेखन कौशल का उद्देश्य अच्छी लिखावट नहीं है दोस्तों। यदि कोई छात्र लेखन कार्य करता है तो शिक्षक को उसके लेखन की प्रशंसा करनी चाहिए तथा जहां गलतियां हो वहां उसे सहारा देकर सुधार करने के लिए कहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है। योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों, कि विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना।
विद्यार्थियों को अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, यही दोस्तों योगात्मक आकलन का उद्देश्य है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए, योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट साल के अंत में किया जाने वाला आकलन है दोस्तों। योगात्मक आकलन अंतिम रिजल्ट पर आधारित होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंत में किया जाता है दोस्तों, जैसे ईयरली एंड हाफ ईयरली एग्जाम, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आदि दोस्तों। सोल्यूशन इसका दोस्तों, विद्यार्थियों का अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए आकलन की यह विधि क्रम प्रभावशाली मानी जाती है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक से एक लड़की के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी के प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट सही होगा दोस्तों कि पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ना दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, यहाँ छात्र अपने व्यक्तिगत अनुभवों को पाठ्य सामग्री से जोड़ रहा है। शिक्षिका को बालक की सराहना करनी चाहिए। शिक्षिका को सदैव पाठ्य वस्तु बालक के निजी जीवन से जोड़कर सिखाना चाहिए। इससे छात्र कक्षा में अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और जानकारी को अपने पर्सनल रियल लाइफ से जोड़कर जल्दी सीखते हैं। पाठ पढ़ाते समय टीचर्स को बालक से बीच में बोलने प्रश्न पूछने का अवसर देते रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से होगा संदर्भों और रेफरेंस में दोस्तों। भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं दोस्तों? संदर्भों और रेफरेंस में सीख सकते हैं फ्रेंड्स। संदर्भों में भाषा सिखाने से तात्पर्य है कि अपरिचित शब्दों के अर्थ को समझने के लिए संपूर्ण पाठ्य सामग्री से कुछ हिस्सों से मदद लेना, अर्थात पाठ्य सामग्री से जोड़कर उसके परिस्थिति विशेष के अनुसार अर्थ समझना। संदर्भ में भाषा सिखाने से तात्पर्य है कि बातचीत या किसी भी पाठ्य सामग्री के माध्यम से भाषा सिखाना, अर्थात भाषा के लिए अलग क्लास न चलना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है कि मूर्त विवरणात्मक दोस्तों, कॉन्क्रीट, डिस्क्रिप्टिव और विश्लेषणात्मक एनालिटिकल। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है मूर्त पाठ्य सामग्री में बालक वस्तु को देखकर अनुभव प्राप्त करेंगे, अतः इससे बालक वास्तविक परिस्थितियों एवं प्रत्यक्ष रूप से सीखेंगे, जिससे उनका ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। और विश्लेषणात्मक से तात्पर्य छात्र पाठ्य सामग्री को पढ़कर समझकर उसका एनालिसिस कर सके, अर्थात अपना तर्क प्रस्तुत कर सके दोस्तों। अर्थात एक भाषा शिक्षक को मूर्त विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है दोस्तों, क्या है दोस्तों? ये युक्तिजन है दोस्तों, रेशनल है। युक्तिजन है दोस्तों, रेशनल है दोस्तों। भाषा अर्जन की प्रक्रिया देखिए फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार युक्तिजन, रेशनल, और वैगोत्स्की के अनुसार भाषा दोस्तों क्या है? सामाजिक, सोशल, और चोम्स्की के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक है दोस्तों। भाषा अर्जन की प्रक्रिया दोस्तों पियाजे के अनुसार युक्तिजन है, वैगोत्स्की के अनुसार सामाजिक है, और चोम्स्की के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है दोस्तों। पियाजे के अनुसार भाषा दोस्तों ये आत्मकेंद्रित से सामाजिक तक होता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा खुद से बोल कर बात करता है, स्वयं को निर्देशित करता है, तो वैगोत्स्की से प्राइवेट स्पीच कहते हैं तथा पियाजे से ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं। अर्थात पियाजे के अनुसार बालक का भाषा विकास आत्मकेंद्रित से सामाजिक होता है, और पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रित भाषण, इसमें बच्चा दूसरे के नज़रिए पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता है, वह सिर्फ किसी चीज़ अपने नज़रिए से नहीं देखता है, अर्थात जो उसकी दृष्टि से सही वही सबकी दृष्टि से सही होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 के एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान न तो वह दूसरों के विचार से सहमत प्रकट कर रही है और न ही वह दूसरों के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है दोस्तों? वो दोस्तों आत्मकेंद्रित भाषण में है दोस्तों। आत्मकेंद्रित भाषण दोस्तों ईगोसेंट्रिक स्पीच में शामिल है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, यह बच्चा अपने विचार को ही श्रेष्ठ समझ रहा है तथा दूसरों के विचार को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। पियाजे के अनुसार इसे आत्मकेंद्रित भाषण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षकों को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स?
उसे क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों, कि समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें दोस्तों, यही ऑप्शन सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। इनके अनुसार बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है तथा शिक्षक यहाँ मार्गदर्शक, सुविधादाता, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। बालक अपने पर्यावरण से सक्रिय रूप से खोजबीन इंक्वायरी करके सीखता है, अतः बालक को ऐसी पाठ्य सामग्री, लिखित सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए जिससे वह सक्रिय होकर खोजबीन कर सके। जीन पियाजे के अनुसार बालक नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा फ्रेंड्स, बाल कविताएं दोस्तों समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। समग्र भाषा उपागम होल लैंग्वेज अप्रोच से तात्पर्य भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत करना, एक एक शब्द का अर्थ पर ध्यान न देना। विद्यार्थी शिक्षा के शुरुआती वर्षों में बालक को बाल कविताएं, कहानियाँ आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है दोस्तों, अर्थात भाषा के समग्र रूप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षणिक पक्ष, एजुकेशनल एस्पेक्ट क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा दोस्तों, विषय वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन है, पाठ्य पुस्तक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कंटेंट, विषय वस्तु अर्थात जो कुछ पढ़ाना है उसके बारे में उचित कंटेंट होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु छात्र के मानसिक स्तर, मेंटल एबिलिटी और रुचि के अनुरूप होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वैगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को बेहतर ढंग से समझ और हल कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 देखिए दोस्तों, सही होगा निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच। देखिए दोस्तों, वैगोत्स्की को भाषण के 3 प्रकार बताए हैं। एक सामाजिक वाक, सोशल स्पीच, जन्म से 2 वर्ष जब बच्चा सबसे बोल कर बात करता है सामाजिक वाक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, निजी वाक, निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच या 3 से 7 वर्ष निजी भाषण में बच्चा स्वयं से बोल कर बात करता है। प्राइवेट स्पीच के माध्यम से बच्चा खुद को निर्देशित करता है। थर्ड है दोस्तों आंतरिक भाषण, साइलेंट स्पीच, इनवर्ड स्पीच। 7 साल से अधिक उम्र का बच्चा अपने आप को निर्देश देने के लिए बात करता है किंतु वह दूसरों को सुनाई नहीं देता है क्योंकि यह मन ही मन खुद से बात करता है। अतः प्राइवेट स्पीच के माध्यम से बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में शीघ्र सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो जाता है कि उन निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ये ऑप्शन दोस्तों 3 इसका सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, विषय पर महारत हासिल करना, मैस्ट्री लर्निंग। महारत हासिल करने का तात्पर्य उस विषय में दक्षता हासिल करना, पारंगत होना, दक्ष होना। महारत उन्मुखी शिक्षण, मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग में शिक्षार्थी परीक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी रुचि के अनुसार खुशी के लिए पढ़ता है। महारत उन्मुखी शिक्षार्थी द्वारा तब किया जाता है जब उसे विश्वास हो जाता है कि काम वह कर रहा है वह रोचक है, जिस कार्य को करने से शिक्षार्थी को संतुष्टि मिलती है तथा उनके स्वयं के जीवन से संबंधित हो, न कि शिक्षक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा कौशल के उप कौशल दोस्तों सब स्किल है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये 2 है दोस्तों। भाषा कौशल के उप कौशल 2 हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भाषा के 4 कौशल हैं। भाषा के 4 कौशल है दोस्तों। एक ग्रहणात्मक उपकौशल, ग्रहणात्मक उपकौशल दोस्तों देखिए रिसेप्टिव हो गया दोस्तों, ये दोस्तों सुनना और पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, उत्पादात्मक उपकौशल प्रोडक्टिव दोस्तों, जिसमें बोलना और लिखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए अर्थात ग्रहणात्मक एवं उत्पादात्मक भाषा के 2 उपकौशल है दोस्तों। जैसे कि फ्रेंड्स, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों, कि विविधता वाले शिक्षार्थी वाली समावेशी कक्षा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, समावेशी कक्षा से तात्पर्य ऐसी कक्षा से है जहां प्रत्येक तरह के विद्यार्थी एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समावेशी कक्षा को प्रभावी माना जाता है। समावेशी कक्षा में शिक्षक को छात्रों के विषय समूह बनाकर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इससे छात्रों में सहभागिता की भावना का विकास होता है। छात्रों में समूह की भावना का विकास होता है। सहपाठी एक दूसरे के विचारों और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देते हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण रेमिडियल टीचिंग का उद्देश्य नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन थर्ड देखिए, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, ये दोस्तों कौशल नहीं है। देखिए, अप्रभावी इफेक्टिव आदतों को हटाना सही है। उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं। चार, उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना, ये दोस्तों सही है। दोस्तों देखिए, उपचारात्मक शिक्षण है रेमिडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण का तात्पर्य ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक सर्वप्रथम बालक की अधिगम संबंधी कमियों का पता लगाते हैं, उसके पश्चात उन कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य अप्रभावी आदतों को हटाना, उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि पैदा करना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें शिक्षण युक्तियों को समझने बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 301 नंबर क्वेश्चन रहने देते हैं आज इस सेशन को। दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को दोस्तों पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।